यूपीएससी लेट्स क्रैक हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपने कई बार टॉपर्स के मुंह से यह बात सुनी होगी या आप जिन शिक्षकों से पढ़ते हैं उनके मुंह से बात सुनी होगी कि यूपीएससी की तैयारी करते समय आपस में जितने भी विषय हैं उनको जोड़ के देखना आपकी तैयारी को आसान बनाता है, जिसको हम हिंदी में अंतर अनुशासनिक अध्ययन या अंतर अनुशासनिक ज्ञान भी कहते हैं। अंतर अनुशासनिक ज्ञान का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए इतिहास में किसी बात को पढ़ा तो आप उसको राज व्यवस्था से जोड़ के देखें। मैं आपको इस बात का एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं। भारत के संविधान की यदि हम बात करेंगे तो भारत के संविधान के 1976 में जो 42वां संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, और इससे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना हुआ करती थी उस प्रस्तावना में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण जोड़े गए थे, जिसमें से एक शब्द था समाजवाद, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में सोशलिज्म कहते हैं। अब राज व्यवस्था में 1976 में भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। लेकिन अगर आपको समझना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जुड़ने वाला समाजवाद शब्द भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय इतिहास में कब जुड़ा, तो इसके लिए आपको इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि जब 1917 में रूसी क्रांति चली उसका क्या प्रभाव रहा और कैसे रूसी क्रांति ने भारत को साम्यवाद, समाजवाद जैसी विचारधाराओं से प्रेरित किया और कैसे भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे नेता रहे, जो हमारे लीडर्स रहे, उनके चलते राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की विचारधारा जुड़ी। और जब यह विचारधारा 1920 से 30 के मध्य में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी तो इसको संविधान से तो आगे चल के जुड़ना था। भले ही संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन भारत में जब संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में और जब संविधान 1950 में लागू हुआ, समाजवाद की विचारधारा संविधान में थी। शब्द हमने 1976 में जोड़ा, लेकिन विचारधारा भारत के संविधान में समाजवाद की 1950 जब से वो लागू हुआ तब से मौजूद थी। आप चाहें तो भारत के संविधान के भाग 4 के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको समाजवाद की विचारधारा देखने को मिल जाएगी। क्योंकि समाजवाद की विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 से 30 के मध्य उजागर हुई तो उसका राज व्यवस्था में मिलना बहुत ज्यादा आम बात थी। तो मैं आपको कहीं ना कहीं यह बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो इतिहास होता है उसी हिसाब से किसी देश के संविधान को आप देख सकते हो, उसी हिसाब से किसी देश के संविधान को भी तय किया जाता है। संविधान एक इस प्रकार का दस्तावेज होता है जो भारत के नागरिकों को सर्वोच्च घोषित करता है, लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक पूरा पेपर का सेट है जो भारत के इतिहास की झलक से, जो भारत के इतिहास का अनुभव रहा उससे तय होता है। तो अगर कोई भी बच्चा आपस में इन विषयों को जोड़ के समझने का प्रयास करेगा, भूगोल और इतिहास का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी यूपीएससी की तैयारी इतने विस्तृत सिलेबस में, पाठ्यक्रम में थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा मुझे आपको इस बात को समझाने का नहीं है, बल्कि आज का मुद्दा है दो विषयों को आपस में जोड़ने का। मैं आज के लेक्चर में ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं दो अलग अलग विषयों को उठा लूं, मैं भारतीय इतिहास के ही दो अलग अलग खंडों को उठा रहा हूं और आपको उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ के दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम बात करेंगे वैश्विक घटना यानी कि विश्व इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। मित्रों,
बहुत सारी वैश्विक घटनाएं हुई, घटित हुई। अमेरिकी क्रांति की बात कर लो, फ्रांसीसी क्रांति की बात कर लो, रूसी क्रांति 1917 में जो चालू हुई, उसके चलते समाजवाद की विचारधारा आई, फिर आगे चल के संविधान में भी वो विचारधारा रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आपको समाजवाद के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि भारत को समाजवाद की बहुत हद तक प्रेरणा रूसी क्रांति से 1917 में मिली, और रूसी क्रांति के बाद 1920 में भारत में वो विचारधारा ज्यादा प्रचलित हुई, और फिर वो इतनी प्रचलित हुई कि संविधान में उसको जगह मिली, और फिर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत उसको जगह कहां पे मिली? प्रस्तावना पे मिली। ठीक है, तो रूसी क्रांति की बात कर लो, 1929 में आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की आर्थिक महामंदी की बात कर लो, दूसरे विश्व युद्ध की बात कर लो, या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान का भारत की तरफ आगे बढ़ने की बात कर लो, 1904 में होने वाले रशिया और जापान के बीच के युद्ध की बात कर लो, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का, अंतरराष्ट्रीय क्रांतियों का भारत के इतिहास पे बहुत गहरा प्रभाव रहा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आज के इस लेक्चर में हम एक एक करके इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैं किन किन विषयों के ऊपर बात करूंगा, मतलब कौन कौन से टॉपिक उठाएंगे अपन? एक, अमेरिकी क्रांति को अपन देखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन पे इसके प्रभाव को समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे। मैं आपको अच्छी तरीके से इन बातों को समझाने का प्रयास करूंगा, और एक बार जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा तो उसमें हम लॉन्च होने वाले होम रूल मूवमेंट को भी समझेंगे, होम रूल आंदोलन को भी समझेंगे, जो बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर चालू किया था। तो एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भारत के इतिहास में। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी थी, और इनके द्वारा आयरलैंड में एक होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया गया था। उसी की तर्ज पे भारत में भी एक होम रूल मूवमेंट इन्होंने तिलक साहब के साथ मिलके 1916 में लॉन्च किया था। तो होम रूल मूवमेंट विश्व युद्ध के दौरान हुआ, कैसे प्रेरणा मिली आयरलैंड से, वो बात करेंगे। 1929 की आर्थिक महामंदी, आमतौर पर काफी बार बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आर्थिक महामंदी को समझना जरूरी है। और आर्थिक महामंदी का अलग अलग भारत के वर्गों पे पड़ने वाले प्रभाव को समझना जरूरी है, कि कर्मचारियों पे आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, पूंजीवादियों पे क्या पड़ा, किसान पे क्या पड़ा, हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे हिटलर के बारे में और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में, और किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दूसरे विश्व युद्ध ने प्रभावित किया। और हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में एक अंतर आने लगा था, और कैसे वैश्विक घटनाएं इसके पीछे जिम्मेदार थीं कि वो दोनों के बीच में एक प्रकार का, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में एक प्रकार का अंतर लाने लगी थी, जिसकी वजह से यूपीएससी को भी यह प्रश्न पूछना पड़ा। तो 1 घंटे लगभग हम चर्चा करेंगे, और इन सारी बातों को अगर हम कवर कर पाए तो ये हमारे लिए बढ़िया उपलब्धि होगी। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी समय गवाए। आज भी यदि आप इतिहास में ये रोना लेके बैठे हैं कि मुझे इतिहास में तारीखें याद नहीं रहते, वर्ष याद नहीं रहते, घटनाएं याद नहीं रहते, तथ्य याद नहीं रहते, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो आज का लेक्चर देखो। मैं आपको इस बात का दावा करता हूं, इतिहास के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो एकदम बदल जाएगा 360 डिग्री। तो समझते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले अमेरिकी क्रांति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति कब से कब तक चली? 1775 से लेके 1783 तक ये युद्ध चला था अमेरिका का ब्रिटेन से। अब इस क्रांति की शुरुआत अपन और पहले से भी मान सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत तो 1765 से ही हो गई थी, जब स्टाम्प एक्ट कांग्रेस बनाई गई थी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसकी शुरुआत 1775 से हुई थी, जब वॉर चालू हो गया था, युद्ध चालू हो गया था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। और कुछ लोग कहेंगे कि 1776 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई, क्योंकि आजादी की घोषणा या
स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई थी वो 1776 में ही की गई थी, 4 जुलाई को करी गई थी। तो अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से मित्रों इस क्रांति की शुरुआत 1775 से मानेंगे। हालांकि 1765 में आने वाला स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का भी अपना एक महत्व था। अब यह स्टाम्प एक्ट कांग्रेस क्या था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस क्या था कि 1763 में, 1756 से 63 के बीच में 7 ईयर वॉर, 7 वर्षीय युद्ध जो था वो अमेरिका में लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे कि अमेरिका के ऊपर उनका नियंत्रण हो, उनका कंट्रोल हो। तो इनके बीच में एक 7 वर्षीय युद्ध भी चालू हो गया था। क्योंकि आज का हमारा लेक्चर का संबंध, आज के सत्र का संबंध वैश्विक घटनाओं का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पड़ने वाला प्रभाव है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध अमेरिका के ऊपर नियंत्रण को लेकर चालू हुआ, दूसरी तरफ इसी 7 वर्षीय युद्ध के कारण भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कर्नाटक का तीसरा युद्ध चालू हो गया था। तो तीसरा कर्नाटक का युद्ध भारत में इसी टाइमलाइन में होगा, 56 से 63। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में आपस में लड़ाई चालू हो गई थी अमेरिका में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अमेरिका के स्वामित्व को लेके। और यह 7 वर्षीय युद्ध का नतीजा इंडिया में और उसके साथ साथ अमेरिका में ब्रिटेन के पक्ष में रहा था और फ्रांस इसमें हार गया था। तो नतीजा क्या रहा था 56 से 63 के बीच में होने वाले 7 वर्षीय युद्ध का, कि कर्नाटक के युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को भारत में हराया और 7 वर्षीय युद्ध जो अमेरिका में चल रहा था उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को अमेरिका में हरा दिया। दोनों जगह फ्रांस की डिफीट हुई। और ये मित्रों एक युद्ध बहुत बड़ा कारण बना था, ये मतलब पूरे विश्व में ब्रिटेन की सुपर पावर बनने का। ब्रिटेन 7 वर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस को हरा के, क्योंकि उस समय 2 ही सबसे ताकतवर देश थे, अमेरिका बनेगा ताकतवर, अभी नहीं बनेगा, अभी तो अमेरिका को खुद को एक सिविल वॉर लड़ना पड़ेगा, खुद को एक गृह युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो अमेरिका भी सुपर पावर नहीं बनेगा। ब्रिटेन और फ्रांस 2 सबसे बड़े सुपर पावर थे और ब्रिटेन ने क्योंकि फ्रांस को अमेरिका और भारत में हरा दिया था तो वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन गया था। ठीक है भैया, ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। लेकिन मित्रों बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मतलब इतिहासकारों की बात करूं तो अगर युद्ध कोई भी पक्ष जीते, कोई भी पक्ष हारे, नुकसान है ना वो दोनों पक्षों का होता है। अब आप सोच रहे हो ब्रिटेन तो युद्ध को जीत गया तो ब्रिटेन तो माला माल हो गया, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अरे भैया ब्रिटेन की भी तो लोग मरे होंगे विश्व युद्ध, मतलब जो युद्ध हुआ था, ब्रिटेन को भी तो अपने संसाधनों को खर्च करना पड़ा होगा, ब्रिटेन को भी तो सैनिकों को सैलरी देनी पड़ी होगी, आर्म्स एम्युनिशंस को खरीदना पड़ा होगा, तो खर्चा तो दोनों पक्षों का होता है। युद्ध, ब्रिटेन भले युद्ध को जीत गया लेकिन उसको एक बहुत बड़े खर्चे का वहन तो करना पड़ा ना। इस युद्ध के तहत भारत में भी उसको एक खर्चे का वहन करना पड़ा, कर्नाटक के युद्ध के चलते, और अमेरिका में वहन करना पड़ा। तो अब इतना ज्यादा एक प्रकार से वित्तीय दबाव ब्रिटेन के ऊपर था कि वो इस युद्ध के खत्म होने के बाद तरह तरह के टैक्स लगाना चालू कर देंगे दस्तावेजों के ऊपर, अमेरिका के लोगों के ऊपर, कि भैया हमें उभरना है 7 वर्षीय युद्ध में जो हमें वित्तीय घाटा हुआ उससे, तो हम अमेरिका के लोगों के ऊपर टैक्स को लगाएंगे, कर को लगाएंगे। जो भी दस्तावेज, मतलब स्टाम्प एक्ट, मतलब जो भी दस्तावेज के ऊपर स्टाम्प लगेगा, मतलब हर दस्तावेज के ऊपर स्टाम्प लगेगा, छोटे से छोटे। आप मान लो अपने प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसको आप पत्र लिख रहे हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, दस्तावेज पे इस प्रकार का एक कर लगा करता था। 1763 में युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका में ब्रिटेन ने इस करारोपण को किया, इस कर को आरोपित किया अमेरिका के लोगों के ऊपर, और अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध करा और स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का आयोजन किया। और
उस दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा अमेरिका के लोगों ने दिया। मतलब इतने ऊपर उनके ऊपर टैक्स लग गए थे ना इतने सारे, तो उन्होंने एक नारा दिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी बताऊंगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है बिना प्रतिनिधित्व, बिना रिप्रेजेंटेशन के हम किसी भी कर को अदा नहीं करेंगे। कि आप हमसे टैक्स मांग रहे हो, हमें तो पहले भी टैक्स देने में दिक्कत थी, अब आप तो हमारे ऊपर स्टाम्प एक्ट के तहत इतने सारे टैक्स लगा रहे हो, कर आरोपित कर रहे हो, हम आपको कर नहीं देंगे क्योंकि आपकी संसद में हमारा प्रतिनिधित्व थोड़ी है, वहां पे कोई अमेरिकी व्यक्ति थोड़ी है, वहां पे कोई प्रतिनिधित्व हमारा आपने थोड़ी कर रखा है वहां पे। तो क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधित्व आपकी संसद में नहीं होता है, तो फिर हम आपको कर क्यों दें। और बिल्कुल सही बात है, आज भारत की संसद में प्रतिनिधित्व किसका होता है, हमारा होता है, तो हम भारत की सरकार को कर देते हैं। अब कल को चाइना गवर्नमेंट कहने लगे कि भारत के लोग हमें भी टैक्स दे, तो भैया चाइना की सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व थोड़ी है, चाइना हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करता है, पाकिस्तान हमारा थोड़ी करता है, अमेरिका थोड़ी करता है, यूनाइटेड किंगडम थोड़ी करता है जो हम उनको टैक्स देंगे। तो जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा वो हमसे टैक्स लेने का हकदार होगा। ये नारा इन्होंने दे दिया स्टाम्प एक्ट कांग्रेस में। और मित्रों, यही नारा जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं का नारा जो अमेरिकी क्रांति में दिया गया था, यही नारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया। यही नारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य भी दिया गया था। और ये कब दिया गया था, ये नारा दिया गया था 1991-92 में आने वाले, 1991-92 में आने वाले काउंसिल एक्ट के दौरान। जो 1991-92 में आने वाला जो काउंसिल एक्ट था, उसमें भारत के लोगों ने ब्रिटिश के समकक्ष यही नारा दे दिया कि जब तक आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करोगे, हम आपको कर अदा नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर का टाइटल क्या है, आज के लेक्चर का टाइटल है वैश्विक घटनाओं का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाला प्रभाव। तो ये एक जो वैश्विक घटना हुई अमेरिकी क्रांति की, उसका राष्ट्रीय आंदोलन पे कैसे प्रभाव पड़ा, कैसे भारत को आत्मविश्वास अमेरिकी क्रांति की वजह से मिला। तो ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मित्रों आज शायद आप इस बात को सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि हम आपको टैक्स क्यों दें जब तक आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। भारत के लोगों ने भी लगभग 120 साल बाद काउंसिल एक्ट के दौरान यही नारा दिया और ब्रिटिश को एक प्रकार की हमने वैचारिक चेतावनी दे दी, आइडियोलॉजिकल चैलेंज दे दिया कि भैया हम टैक्सेशन नहीं देंगे। तो ब्रिटिश को भी अब थोड़ा सा सोच समझ की चीजें करना पड़ी। तो यह अमेरिकी क्रांति का एक लिंक हम देख सकते हैं। हालांकि मित्रों, अमेरिकी क्रांति का पूरे विश्व इतिहास में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत योगदान है और बहुत सारी चीजों को आप जोड़ के देख सकते हो विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से, जो इसने पूरी वर्ल्ड पे और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी प्रभावित किया। जैसे अमेरिकी क्रांति में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली स्थापित की गई। आप लोग समझते हो नियंत्रण और संतुलन? देखो 3 अंग होते हैं, एक होता है आपका विधायिका, एक होता है आपका कार्यपालिका और एक होता है आपका न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर और इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो एक तरीका यह हो सकता है कि पहले के जमाने में जब मोनार्की होती थी, राजतंत्र होता था, तो कानून को, सॉरी मैंने यहां पे थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया, माफी चाहूंगा। ये आपका लेजिस्लेचर होगा और ये आपका एग्जीक्यूटिव होगा। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव होगा,
ये विधायिका लेजिस्लेचर है और न्यायपालिका है। तो पहले जब मोनार्की राजतंत्र होता था तो ये तीनों शक्ति राजा के अंदर विद्यमान होती थी। जब राजतंत्र प्रणाली होती थी, मोनार्कियल सिस्टम होता था, तब ये तीनों की तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति, मतलब कानून को बनाने की ताकत, कानून को लागू करवाने की ताकत और कानून की विवेचना की ताकत, इंटरप्रिटेशन की ताकत राजा के पास होती थी। लेकिन मित्रों, सत्ता का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सत्ता भ्रम, मतलब सत्ता जो होती है वो भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जितनी ज्यादा ताकत होगी उतनी ज्यादा आपके अंदर भ्रष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, इफ यू वांट टू चेक अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। यदि आप एक व्यक्ति के सही चरित्र का आकलन करना चाहते हो तो उसको शक्ति दो। हो सकता है शक्ति के पहले और शक्ति के बाद में वो दो अलग अलग व्यक्ति हो। तो ये मोनार्कियल सिस्टम में या राजतंत्र प्रणाली में ये तीनों शक्तियां एक ही साथ होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने होश संभालना चालू किया तो हमने कहा कि यार ये तीनों शक्ति यदि एक ही हाथ में होंगी तो फिर तो भ्रष्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि एक लुई 14 होता था जो फ्रांस का राजा होता था। लुई 16 की बात, मतलब मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी की। तो ये लुई भाई साहब बोलते थे कि आई एम द स्टेट एंड वाट एवर आई सेज लॉ, कि मैं ही राज्य हूं और मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द ही कानून है। मतलब अगर इन्होंने कल को बोल दिया कि तुम्हारा इस पेन की मदद से इस डिजिटल बोर्ड में कुछ भी लिखना अपराध है तो ये अपराध हो जाएगा। और कल को लुई भाई उठे और उनकी इच्छा हो गई कि आज से अपराध नहीं है तो ये अपराध नहीं होगा। मतलब कानून राजा की इच्छाओं के हिसाब से बदल जाता था। तो अगर पूरी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो भ्रष्ट होने की संभावनाएं हैं। अमेरिकी क्रांति ने विचार दिया, भैया नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होना चाहिए, इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब आप इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को, इन तीनों संस्थाओं को अलग अलग पावर दो, एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर मत दो। तो ये एक अमेरिकी क्रांति में थी। और आज मित्रों भारत का संविधान, भारत देश जो है वो भी इसी प्रणाली से चलता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से चलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है मित्रों। और धर्म की स्वतंत्रता की बात कर लो, न्याय की बात कर लो, अमेरिकी क्रांति की योगदान रहा, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर लो। सबसे महत्वपूर्ण योगदान मित्रों 5वें पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। क्रांति ने अन्य देशों और क्षेत्रों को अपनी औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता पाने के लिए प्रेरित किया, जिससे दुनिया भर में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति की लहर पैदा हुई। देखो क्या है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कभी कभी अगर स्ट्राइक पे मान लो कोई एक क्रिकेटर खेल रहा है, ठीक है, जो बहुत फास्ट खेल रहा है, और एक क्रिकेटर है जो बहुत स्लो खेल रहा है, तो भैया फास्ट 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 देख के उस व्यक्ति को, वो जो स्लो खेल रहा है उसकी भी इच्छा हो जाएगी कि अब तो 2-3 चौके में भी मार देता हूं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। उसी तरीके से अमेरिका वो पहला देश था, वो पहला उपनिवेश था जिसने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ी। विदेशी हुकूमत थी, ब्रिटेन था वहां पे, तो स्वतंत्रता के लिए अमेरिका ने जंग लड़ी। अब ब्रिटेन तो बहुत जगह था, अफ्रीका में भी था, इंडिया में भी था। तो इंडिया के लोगों को भी प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी विदेशी सत्ता से अपनी स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से आगे जाके एक प्रकार का वैचारिक वो क्रिएट हुआ, पैदा हुआ। तो ये अमेरिकी क्रांति का मित्रों प्रभाव रहा। देखिए हम 1-2 घंटे का सत्र अकेला शायद इसी टॉपिक पे ले सकते हैं, अमेरिकी क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारे मेंस के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की समझ के दृष्टिकोण से जरूरी है, और मुझे न्याय करने का प्रयास भी करना है कि 1 घंटे में मैं आपको बहुत सारी चीजों को समझा पाऊं, इसलिए अभी इस टॉपिक के ऊपर मैं इतनी ही बात करूंगा। लेकिन हम बात करेंगे अब प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1919 तक चला। 1914 से लेके कब तक चला था ये?
1919 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1919 के बीच में चला। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, क्यों लड़ा जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध, 2 मिनट में समझाता हूं। देखो, फर्ज कीजिए, सोचिए कि एक 100 मीटर लंबी रेस है। ठीक है, दौड़ है एक 100 मीटर लंबी, और इसमें ए करके एक व्यक्ति है जो कि 0 मीटर से दौड़ रहा है। तो इसको रेस को जीतने के लिए पूरे 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी रेस में बी करके एक व्यक्ति है जो कि 30 मीटर से दौड़ रहा है। तो 30 मीटर की बढ़त इसके ऑलरेडी पास है, तो इसको 70 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और इसी रेस में एक सी करके व्यक्ति है जो कि 60 मीटर से दौड़ रहा है, तो इसको तो केवल 40 मीटर तय करना है। तो यहां पे सी को केवल 40 मीटर तय करना है, बी को केवल 70 मीटर तय करना है, और ए को पूरे 100 मीटर तय करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि एक इस प्रकार की 100 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है, और कोई टॉलीवुड एक्टर और बॉलीवुड एक्टर उसमें नहीं दौड़ रहा होगा, तो सी ही जीतेगा। क्योंकि भारत की सिनेमा में तो असंभव को भी संभव बना दिया जाता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो सी की ही जीत होगी। इसके पास बी से भी बढ़त है, इसके पास ए से भी बढ़त है, और ए को हमेशा ये लगता रहेगा और बी को हमेशा ये लगता रहेगा कि यार ये जो सी है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमेशा सी से चिढ़ते रहेंगे, और एक तरीके से इन सी की आलोचना इन दोनों को करनी भी चाहिए। तो जिस प्रकार से एक 60 मीटर की रेस में एक प्रकार का एडवांटेज है, ठीक है, एक प्रकार की बढ़त है सी के पास में, और बी एक प्रकार से डिसएडवांटेज पे है, ए डिसएडवांटेज पे है, तो ये जैसे गुस्सा दिलाता रहेगा बी और ए को, उसी तरीके से मित्रों आप इस दौड़ को 100 मीटर की दौड़ के जगह औद्योगिक क्रांति की दौड़ मानिए। और ए इसमें कौन है? ए है इसमें जर्मनी, बी है इसमें फ्रांस, और सी है इसमें ब्रिटेन। मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझो कि पहले विश्व युद्ध के समय तक, अभी पहला विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, मैं पहले विश्व युद्ध का कारण आपको बता रहा हूं। तो पहला विश्व युद्ध आते आते 1910 के समय तक आते आते औद्योगिक क्रांति की दौड़ में सबसे आगे ब्रिटेन था, और जर्मनी उसके बहुत पीछे था, और फ्रांस उसके पीछे था, और जर्मनी तो सबसे पीछे था अगर आप इन 3 देशों की बात करो। तो जर्मनी को हमेशा बेचैनी होती रहती थी कि यार औद्योगिक क्रांति की दौड़ में मैं तो ब्रिटेन से और फ्रांस से बहुत पीछे हूं, और मुझे इनकी बराबरी करनी है। अब मुझे इनकी बराबरी करनी है तो मैं कैसे करूं? तो इसने दिमाग लगाना चालू करा जर्मनी ने। तो इसको समझ में आया कि भैया औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉलोनी। ठीक है, तो यहां से पिछले पार्ट को कट करके जो मर्ज करना है लास्ट पार्ट को, तो जर्मनी को यह बात समझ में आने लगी थी कि अगर उसके पास खुद के बनाए हुए उपनिवेश हैं, खुद की बनाई हुई कॉलोनीज हैं, तो उसकी भी औद्योगिक क्रांति में दौड़ जो है वो ब्रिटेन की तरह बहुत बढ़िया हो जाएगी, फ्रांस की तरह बढ़िया हो जाएगी। जो जर्मनी पिछड़ा हुआ था, अगर जर्मनी को इस 100 मीटर की औद्योगिक क्रांति को रेस को दौड़ना है तो कॉलोनी बहुत जरूरी है, उपनिवेश जरूरी है, क्योंकि उपनिवेश जर्मनी को कच्चा माल दिलवाते, ठीक है, रॉ मटेरियल दिलवाते, और उसके साथ साथ अपने निर्मित वस्तुओं को जर्मनी बेच सकता था उन उपनिवेशों में, उन कॉलोनी में। जैसे भारत था, तो भारत क्या था? भारत कच्चा माल का ब्रिटेन को निर्यात करा करता था, कॉटन का, इंडिगो का, कॉटन मतलब कपास का, इंडिगो मतलब नील का। अब यही कच्चा माल ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जाता था, ब्रिटेन के उद्योगों में जाता था, और फिर
वस्तुएं बनती थी, उन वस्तुओं को भारत में ही ला के बेचा जाता था, ब्रिटेन लाभ कमाता था। तो ये औद्योगिक क्रांति जो थी उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मैंने ये पूरा लिख दिया, आधा चा आएगा यहाँ पे, और निर्मित वस्तुओं के लिए बेचने के लिए बाजार जरूरी था। और अगर जर्मनी के पास कॉलोनी होती तो ये दोनों चीजें मुहैया उसको कॉलोनीज कराती, उपनिवेश कराते। आ रही मेरी बात आप लोगों को समझ में? अब ये तो बहुत सिंपल है सर, रास्ता अगर उसको पता है कि औद्योगिक क्रांति का रास्ता ये है, तो फिर यहां पे पहले विश्व युद्ध कहां से आ रहा है? देखो पहला विश्व युद्ध यहां से आ रहा है कि 1910 के समय तक मित्रों, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करोगे, लेट अस ट्राई टू सी, कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद है जिनको वो उपनिवेश बना सकता है, कॉलोनी बना सकता है। हम समझते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। देखो यूरोप में तो कॉलोनी बनने से रही, ठीक है, यूरोप में तो कॉलोनी बनने से रही, वो तो दुनिया भर के देशों को कॉलोनी बना रहे। ब्रिटेन फ्रांस को तो कॉलोनी बना नहीं सकता, रशिया को बना नहीं सकता। अब आप बात करो अमेरिका की, यार अमेरिका तो पहले ही ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका है और आजाद भी हो चुका है, संविधान भी लागू हो चुका है, ठीक है, अमेरिका तो इस समय पावरफुल हो चुका है, एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है अमेरिका, और वहां पे तो सिविल वॉर भी खत्म हो चुका है, औद्योगिकरण भी अमेरिका में चालू हो चुका है। तो अमेरिका तो पहले ही ब्रिटेन की कॉलोनी बन के आजाद भी हो चुका है 150 साल पहले लगभग, तो अमेरिका आउट ऑफ द ऑप्शन है। अगर आप बात करो अफ्रीका में कॉलोनी बनानी है, कहां से कॉलोनी बनाएगा? अफ्रीका में भी ब्रिटेन मौजूद है पहले से ही। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? अब आप कहोगे कि एशिया में सर वो कॉलोनी बना सकता है भारत को कॉलोनी, तो भारत भी किसकी कॉलोनी है? ब्रिटेन की कॉलोनी है, और दूसरे भी यूरोपीय ताकत एशिया में मौजूद है। तो मेरा कहने का मतलब है यूरोप विकल्प में नहीं है, एशिया विकल्प में नहीं है, अफ्रीका विकल्प में नहीं है, अमेरिका विकल्प नहीं है, तो एंटार्क्टिका में जाके कॉलोनी बनाएगा क्या? मार्स पे जाके कॉलोनी बनाएगा क्या जर्मनी? तो जर्मनी के पास बहुत कम विकल्प है ना अपने उपनिवेशों को बनाने का। और अगर जर्मनी के पास कम विकल्प हैं, अगर जर्मनी के पास कम विकल्प हैं उपनिवेशों के, कॉलोनीज के, तो जर्मनी संघर्ष करेगा। किस चीज में संघर्ष करेगा? जर्मनी संघर्ष करेगा। किस चीज में संघर्ष करेगा? कच्चे माल को लेने में, और उसके साथ साथ अपनी निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार में। और यह बहुत जरूरी है औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए। अगर आपको औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है तो यह जरूरी है ना, उपनिवेश। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए जो जरूरतें हैं, खासकर सबसे बड़ी जरूरत है उपनिवेश की, वो विकल्प कम बचे। यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, एशिया नहीं है। तो फिर अब जर्मनी क्या करे? जर्मनी बोलेगा कि मैं नए विकल्प तो पैदा नहीं कर सकता, ज्योग्राफी को तो बदल नहीं सकता, मैं ऐसा करता हूं ब्रिटेन और फ्रांस के पास उनके जो उपनिवेश है ना, उनको जाके उनसे छीनता हूं। तो जर्मनी का अब इस प्रकार से दिमाग दौड़ने लगा कि क्यों ना इनके जो खुद के उपनिवेश है ब्रिटेन और फ्रांस के और अलग अलग देशों के, यूरोप के, उनको मैं छीनना शुरू कर दूं। तो पहला विश्व युद्ध किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा था? पहला विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था उपनिवेशों के मुद्दे पे, मतलब कॉलोनीज के इशू पे। द इश्यू वाज ऑफ कॉलोनी। देखो बहुत सारे दूसरे भी कारण हो सकते हैं पहले विश्व युद्ध के, लेकिन फंडामेंटल कारण, मूलभूत कारण जो निकल के आता है वो है उपनिवेश। जहां जर्मनी अपने नए उपनिवेशों को बनाना चाहता था, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अपने उपनिवेशों को बचाना चाहते थे। तो यह उपनिवेशवाद के चक्कर में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हो गया भैया पहला विश्व युद्ध शुरू। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन को धीरे धीरे, जो ब्रिटिश सरकार थी, अच्छा भारत विश्व युद्ध में बहुत ब्रिटेन के लिए सहायक होता था, क्योंकि सैनिक हो गए तो भारत के मदद करेंगे, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि सैन्य ताकत भी तो एक चीज होती है ना। तो भारत के लोगों को अलग अलग जगह यूरोप में और अलग अलग देशों में युद्ध लड़ने के लिए भेज देते थे। तो भारत विश्व युद्धों में कैसे मदद करता था? ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन उस समय भारत का मास्टर था।
तो अलग अलग जगह पे लोगों को भेज दिया। दूसरा, ब्रिटेन की कैसे मदद भारत करता था? खाद्य आपूर्ति में, फूड ग्रेन्स में, मतलब अलग अलग जगह पे फूड ग्रेन्स भारत भेजाया करता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इस समय एक घटना घटित हुई थी जिसको बोलते हैं द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल, बंगाल का महान अकाल। कहां पे आया था यह फेमिन? बंगाल में आया था। पता है बंगाल में उस समय जो अकाल पड़ा था, वो अकाल जो था वो खाने की कमी की वजह से नहीं पड़ा था, वो ब्रिटिश नीति की वजह से पड़ा था। क्योंकि बंगाल में तो उस साल बम्पर फसल हुई थी, लेकिन ब्रिटिश ने उस पूरी फसल को भेज दिया था दूसरे विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन के सिपाही थे उनके पेट को भरने के लिए, और भारत के लोगों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था। और आप जान के आश्चर्य होंगे कि जब बंगाल की फसल दूसरे विश्व युद्धों के सैनिकों के लिए भेजी गई तो बंगाल में कमी हो गई खाने की, और लगभग 30 से 40 लाख लोग इस अकाल के कारण बंगाल में भूखमरी से मरे थे, जबकि बंगाल में बढ़िया फसल हुई थी। लेकिन विंसेंट चर्चिल की इस नीति की वजह से ऐसा हुआ। विंसेंट चर्चिल के एक अधिकारी ने बताया भी सही कि भाई साहब, आपकी नीति की वजह से देखो 30-40 लाख लोग मर गए बंगाल के, कि आपने फूड की इतनी कमी कर दी। तो विंसेंट चर्चिल को इस बात पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, और विंसेंट चर्चिल ने बोला, व्हाई डिडंट गांधी डाई, कि गांधी की मृत्यु अभी तक क्यों नहीं हुई अगर 30-40 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और गांधी जी ने मेरे ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण मेरे नाक में दम मचा रखी है, तो उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। और मित्रों, विंसेंट चर्चिल बहुत क्रूर, एटलीस्ट भारत के लिए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जितने भी थे, तो एक बहुत क्रूर प्रधानमंत्री था। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि 1945 के बाद चर्चिल की सरकार समाप्त हो गई थी और वहां पे क्लेमेंट एटली की सरकार आ गई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अगर क्लेमेंट एटली की सरकार नहीं आती दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो बहुत 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 संभावना है कि भारत की स्वतंत्रता टल जाती। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता भारत को नहीं मिलती, शायद मिल भी सकती थी, उसके पीछे के भी तर्क हैं, और शायद नहीं भी मिलती, उसके पीछे के भी तर्क हैं। अब मिल क्यों सकती थी? इसलिए मिल सकती थी क्योंकि अब ब्रिटेन भारत पर राज्य करने की स्थिति में नहीं था, अंतरराष्ट्रीय दबाव काफी था। और क्यों नहीं मिल सकती थी भारत को स्वतंत्रता विंसेंट चर्चिल अगर प्रधानमंत्री होता तो? क्योंकि उसने बोल दिया था 1940-45 के आसपास, विंसेंट चर्चिल ने बोला था कि मैं अपने ऊपर वो कलंक लगवाना नहीं चाहता हूं कि कल को आने वाली पीढ़ियां नाम मेरा खराब तरीके से सोचें कि देखो हमारा एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता था विंसेंट चर्चिल, उसके समय में ब्रिटेन के ताज से उसका हीरा भारत छीन लिया गया, तो देखो हमारा कैसा निखट्टू, कैसा बर्बाद प्रधानमंत्री था। तो उसने कहा कि मेरा ग्लैमर होना चाहिए आने वाली भविष्य के पीढ़ियों के बीच में, तो मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, मैं कोई स्वतंत्रता नहीं दूंगा। और वो बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इस घटना की वजह से, क्योंकि बम्पर फसल होने के बावजूद भी पूरी फसल का हस्तांतरण कर दिया गया था, स्थानांतरण कर दिया गया था दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए, और बंगाल के लोगों को फूड शॉर्टेज यानी कि खाने की कमी की वजह से मृत्यु के घाट विंसेंट चर्चिल ने 30 से 40 लोगों को उतारा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों का सपोर्ट जो था वो ब्रिटेन को आवश्यक था, ताकि भारत के लोग फसलों में मदद करें और उसके साथ साथ सैनिक रूप में भी मदद करें। अब ये जो है इन्होंने एक तरकीब पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनाई कि भारत के लोगों को इस भ्रम में रखो कि उन्हें मदद करेंगे पर युद्ध के अंत में हम उन्हें रियायतें देंगे। तो हालांकि ये आरआरआर मूवी का लिया गया फोटो है, लेकिन ब्रिटिश को दिखाने के लिए मैं आपको इसका उपयोग कर रहा हूं। तो कई सारे लोग पहले विश्व युद्ध के दौरान ऐसे समझते थे कि अगर हम ब्रिटिश का साथ देंगे, अगर हम ब्रिटिश का साथ दें, अंग्रेजों का साथ दें, तो अंग्रेज हमारी वफादारी को देखते हुए हमें स्वराज दे देंगे। जैसे उदारवादी नेता तो यही सोचते थे ब्रिटेन को सपोर्ट करना है अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के।
लेकिन उग्रवादी नेता ये सोचते थे शुरुआत में जब युद्ध चालू हुआ कि अगर हमने अंग्रेजों का साथ दे दिया तो हो सकता है हमारी लॉयल्टी, हमारी वफादारी को देख के हमें स्वराज दे दें, कि भैया भारत के लोगों के ऊपर हम इतना टॉर्चर करते थे और यही हमारे काम आए और कोई काम नहीं आया, तो बड़े बढ़िया लोग हैं यार, इनको स्वतंत्रता दो, स्वराज दे दो। तो ऐसा सोच के सपोर्ट करने को तैयार हो गए थे। और मित्रों, ब्रिटेन भी हमें इस प्रकार के भ्रम में रखना चाहता था कि ब्रिटेन बहुत हमें तोहफे की टोकरी देने वाला है विश्व युद्ध के बाद। बल्कि ब्रिटेन ने तो इस भारत के लोगों की गलतफहमी को और पनपा, जो एक बीज हमारे दिमाग में मतलब हमने बीज जो लगाया था उसको पेड़ बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब वो आजादी तो मिली नहीं ना भारत को पहले विश्व युद्ध के बाद, लेकिन ब्रिटेन की पूरी चाल है कि भारत के लोग इस गलतफहमी में रहें, इस भ्रम में रहें कि युद्ध के अंत के बाद ब्रिटिश उनको बहुत बढ़िया तोहफे की टोकरी देंगे। इसीलिए इन्होंने 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा भी करी थी। और 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन का मेजर मकसद यह था कि भाई साहब भारत के लोगों की भागीदारी प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ाई जा सके। अब भारत के लोग अगर मोटिवेट रहेंगे, पहले विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी देंगे, तो ब्रिटेन को बहुत फायदा है। तो 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई मित्रों। मतलब ब्रिटेन भ्रम में रख रहा है भारत को अगस्त की घोषणा के तहत, क्योंकि इस डायरेक्शन में बहुत कम चीजें हुई थी। तो इन्होंने कहा कि प्रशासन में हम भारत के लोगों की भागीदारी को बढ़ा देंगे। इन्होंने कहा स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करेंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे। और तीसरा इन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार का क्रमिक विकास। यहां पे क्रमिक वर्ड आप याद रखना, क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे विकास। तो अगस्त डिक्लेरेशन में मित्रों ब्रिटिश ने बोल दिया कि यार हम आपके खाते में 5 करोड़ रुपए क्रेडिट करेंगे, लेकिन देखेंगे कब करेंगे, पता नहीं है कब करेंगे। इस तरह का प्रॉमिस था कि 5 करोड़ रुपए आपके खाते में डालेंगे, अब पता नहीं है कब डालेंगे। स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास, धीरे धीरे हम ऐसी संस्थाओं को विकास करेंगे जिन पे भारत के लोगों का शासन हो। जिम्मेदार सरकार का क्रमिक विकास, धीरे धीरे भारत में जिम्मेदार सरकार लाएंगे, भारतीयों की सरकार लाएंगे और आपको प्रशासन में ज्यादा अधिकार देंगे। और ये लुभाव ब्रिटिश क्यों दे रहे हैं पहले विश्व के दौरान? ताकि हम क्या करें, इस भ्रम में रहें कि भाई साहब ब्रिटिश हमें बहुत सारी तोहफे की टोकरी देंगे, क्योंकि जब हम भ्रम में रहेंगे तभी तो हम ब्रिटिश का सपोर्ट करेंगे ना, नहीं तो हम फिर ब्रिटिश का सपोर्ट क्यों करेंगे पहले विश्व युद्ध में? आपको मेरी बात पहुंच रही है? लेकिन मित्रों ये भ्रम ज्यादा समय तक चल नहीं पाया था, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि तिलक साहब को यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि पहला विश्व युद्ध अगर कॉलोनी यानी कि उपनिवेश के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है तो ब्रिटेन फिर उपनिवेशों को स्वतंत्रता क्यों देगा, स्वराज्य क्यों देगा? आप समझे मेरी बात को? आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि पहले विश्व युद्ध में भारत आशाएं और अपेक्षाएं लगा के बैठा है कि ब्रिटिश हमें कुछ तो तोहफे की टोकरी देंगे, और ब्रिटिश भी उस भ्रम को जारी रखने के लिए 1917 का अगस्त घोषणा कर रहे हैं। लेकिन तिलक साहब को यह बात पहले ही समझ में आ गई थी कि अगर पहला विश्व युद्ध उपनिवेशवाद के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, देखो आप लोग इस इमेज पे आइए आप लोग, क्या पहला विश्व युद्ध उपनिवेशवाद के मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा था? जर्मनी को अगर सफल होना था औद्योगिक क्रांति में, तो औद्योगिक क्रांति में सफल होने के लिए उसको उपनिवेश की जरूरत थी, क्योंकि कच्चा माल और बाजार मिलता, और उसके पास उपनिवेश है नहीं, क्योंकि यूरोप उपनिवेश बनेगा नहीं, अमेरिका का उपनिवेश बन के भी आजाद हो चुका है, अफ्रीका ब्रिटेन मौजूद है, एशिया में ब्रिटेन और फ्रांस मौजूद है, तो कैसे उपनिवेश बनेंगे? तो लड़ाई झगड़ा करके लेना पड़ेंगे उपनिवेश। तो पहला विश्व युद्ध जब उपनिवेशों के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है तो ब्रिटेन हमें स्वराज्य नहीं देंगे, भले वो कितनी भी चिकनी चिपड़ी बातें कर लें। और यह बात जब बाल गंगाधर तिलक को समझ में आई, जिन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, तो ये बात जब बाल गंगाधर तिलक को ज्ञात हुई, ये बात जब समझ में आई कि ब्रिटिश स्वराज नहीं देंगे, तो इन्होंने कहा अच्छा ब्रिटिश स्वराज नहीं देंगे तो क्यों ना हम खुद स्वराज के लिए एक आंदोलन की शुरुआत कर दें। और उस आंदोलन का नाम था होम रूल मूवमेंट, जो कि अप्रैल 1916 में विश्व युद्ध के दौरान
विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चालू किया था। तो अप्रैल 1916 में तिलक साहब ने इसकी शुरुआत करी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने कुछ क्षेत्रों में होम रूल मूवमेंट की, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश स्वराज नहीं देंगे तो हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश स्वराज नहीं देंगे पहले विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि पहला विश्व युद्ध उपनिवेशों के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, तो ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वराज क्यों देंगे? तो अगर ब्रिटिश स्वराज नहीं देंगे तो हम ब्रिटिश से स्वराज ले लेंगे। हम होम रूल आंदोलन के तहत स्वशासन यानी कि स्वराज को ले लेंगे। तो यह बाल गंगाधर तिलक का अप्रोच था। मित्रों देखो, मैं आपको इतिहास में एक ही बात बताना चाहूंगा, यदि आप वाकई में टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे तो इतिहास विषय की समझ आपको लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। और जब आप हर चीज को एक अलग अलग टॉपिक के तरह देखोगे, देखो इतिहास टॉपिक नहीं है ना, सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं, स्पेक्ट्रम किताब में, एनसीईआरटी में टॉपिक हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है ना, चैप्टर्स बाय डिफॉल्ट तो नहीं है ना। हिस्ट्री तो पूरी हिस्ट्री चली है अपनी राष्ट्रीय आंदोलन की, हमने अपनी सुविधा के लिए उसको पाठ्यक्रम में बांट लिया, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, किसी किताब में 30 चैप्टर, लेकिन है तो हिस्ट्री भारत की पूरी एक घटनाक्रम। अब उस घटनाक्रम को आप तोड़ के देखोगे तो थोड़ी दिखेगा, एक प्रकार की कनेक्टिविटी, एक प्रकार की उसमें अगर आप जुड़ाव अगर करेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आती चलेंगी। और जब तक आप उनके बीच में जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब सवाल उठता है कि जुड़ाव महसूस करें कैसे सर? आपने बात तो बहुत अच्छी कह दी कि आपकी जो बीमारी है बच्चों, उसकी दवाई ये है, लेकिन बता तो दो सर दवाई खाना कैसी है? देखो मुझे एक बहुत सरल तरीका समझ में आता है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं। और वो बहुत सरल तरीका ये है कि ऑनलाइन माध्यम में कभी कभी बच्चा एक बहुत बड़ी गलती करता है कि वो 8 घंटे क्लास अटेंड कर रहा है टीचर की, 4 विषयों को पढ़ रहा है कि भैया 2 घंटे की क्लास ज्योग्राफी की ले ली, 2 घंटे की क्लास इतिहास की ले ली, फिर 2 घंटे की इतिहास राज्य व्यवस्था की ले ली और करंट अफेयर्स की क्लास ले ली। आप मुझे बताओ एक बात, अगर आप 8 घंटे क्लासेस अटेंड करोगे तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? बुक रीडिंग कब करोगे? क्लासेस अटेंड करने से अगर पूरी चीजें याद रह जाती और खुद से मेहनत नहीं करना पड़ती तो कोचिंग तो कितने ही बच्चे अटेंड करते हैं, अनअकैडमी पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सब आईएएस एस्पिरेंट बन जाते, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, नहीं बन पाए ना, क्योंकि वो बच्चे खुद से भी उतनी मेहनत करते हैं, वो बच्चे खुद भी उतना समय देते हैं सेल्फ स्टडी करने में जितना वो क्लासेस को अटेंड करने में देते हैं। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, क्लासेस के साथ साथ कोचिंग आपकी लाइफ आसान कर देती है कि ये चीज जो मेरे को अपने अनुभव से पिछले 10 सालों में पता है, इस चीज तक आपको पहुंचने में बहुत टाइम मान लो खुद से लग जाएगा, तो ये मदद आपकी कर दी। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ साथ जरूरी होती है, उसमें आप लिखो, उसमें आप अपने आप को आधा 1 घंटा दो कि आज मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं विचार करूंगा। तो आज जैसे मैंने क्या पढ़ा, पहला विश्व युद्ध पढ़ा, तो मैं विचार करूंगा, तो सबसे पहले पहला विश्व युद्ध है क्या? तो पहला विश्व युद्ध एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय देश शामिल थे। पहला विश्व युद्ध हुआ किस कारण से? तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण पहले विश्व युद्ध का था उपनिवेश। उपनिवेश का मुद्दा क्यों था? वो जर्मनी वाली कहानी, रेस वाली कहानी। तो ऐसे आप सोचोगे ना, जब आधा 1 घंटा आपको खुद को डेली बेसिस पे देना पड़ेगा, जैसे अगर 4 घंटे क्लास तो 4 घंटे बुक रीडिंग, और उस बुक रीडिंग में फिर आपका नोट्स मेकिंग भी शामिल हो गया, बाकी चीजें भी शामिल हो गई, और उसके बाद आपको आधा 1 घंटा थिंक करना चाहिए कि आज मैंने पूरा दिन मेरा बीता कैसे, क्या क्या पढ़ा मैंने, बिना किताब की मदद से फिर आपको अपने दिमाग में मेंटली रिवाइज करना है। और मित्रों मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग अनअकैडमी पे आप लोगों को प्रिपेयर कराते हैं ना, तो हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को एकदम सारी चीजें मिल जाए जो भी क्रैक करने के लिए चाहिए। अब जैसे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको प्रीलिम्स का कोर्स मिल जाएगा जो अनअकैडमी पे भी मौजूद है, लेकिन जब आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो आपको क्रैश कोर्स के लिए अलग से फीस नहीं देनी है बाकी इंस्टीट्यूट की तरह, ये आपके सब्सक्रिप्शन में शामिल होता है। सीसेट के लिए अलग से कोर्स नहीं देना है, ये शामिल होता है आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक टेस्ट सीरीज के लिए, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा नहीं देना है।
एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हो तो पूरी वो एक आपको वातावरण दिया जाता है जिससे आप यूपीएससी को पास कर पाओ। और मित्रों आज एक अच्छा अवसर इसलिए है, कुछ ही घंटे बचे हैं, 50% का जो डिस्काउंट ऑफर है और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का जो ऑफर है आपका, वो मतलब 1 साल या 1 साल से ज्यादा का जब सब्सक्रिप्शन आप लोगे अनअकैडमी का तो वो आपको मिलेगा और उसकी आखिरी डेट आज है। तो आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेने का सोच रहे हैं तो अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके आप उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। मेरा कोड अनुज यूपीएससी है, इसको अप्लाई करके आप 50% का डिस्काउंट और 6 महीने तक का वैलिडिटी एक्स्ट्रा जितनी आपको मिलती है, जैसे 12 महीने तो 18 महीने। तो थोड़ा सोचो विचार करो, सेल्फ स्टडी पे भी आपको कोचिंग के थ्रू पूरी गाइडेंस मिलेगी, लेकिन 4 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हो तो 4 घंटे आप खुद से भी पढ़ना पड़ेगा चीजों को, तब जाके सिविल सर्विसेज निकलेगी। मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा, नहीं तो 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उन 800 लोगों का 800 लोगों में उदाहरण बनना चाहते हो कि जिसने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, या आप बचे हुए 4,99,200 लोग जो पेपर तो दिए लेकिन निकल नहीं पाया, उसका उदाहरण बनना चाहते हो। तो थोड़ा सोचो इस बारे में। और इंटरकनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अपनी पूरी क्लासेस में उसी तरह से पढ़ाते हैं। तो ये पहला विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने मित्रों आपको बताया, और ब्रिटेन ने कैसे अगस्त घोषणा के रूप में चाल चली वो मैंने आपको बताया। और बाल गंगाधर तिलक इस बात को समझ गए थे, तो फिर उन्होंने होम रूल मूवमेंट विश्व युद्ध के दौरान ही लॉन्च कर दिया ताकि उस चीज को टैकल करा जा सके। ब्रिटेन तो नहीं देखा। अब जैसे एक अंतरराष्ट्रीय घटना, अंडररेटेड अंतरराष्ट्रीय घटना मित्रों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटना 1929 की आर्थिक महामंदी थी। बहुत मतलब इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, 20वीं शताब्दी की आर्थिक महामंदी। क्या हुआ था इस आर्थिक महामंदी में? तो जैसे आपको ये दिख रहा है ना, एकदम सब कुछ डिक्लाइन हो गया, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, आर्थिक महामंदी दुनिया की 2008 में जो आया था उससे भी बड़ा था ये। इसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। आर्थिक महामंदी में 1919 की आर्थिक महामंदी एक गंभीर वैश्विक मंदी थी जो दुनिया के कई देशों को जिसने प्रभावित किया था। कई देश इसके प्रभाव में आए थे। खासकर आर्थिक महामंदी का उन देशों पे सबसे ज्यादा प्रभाव बेटा पड़ा था, याद रखना, जो पूंजीवादी देश थे। जो पूंजीवादी देश थे उन पे काफी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, भले वो अमेरिका हो, भले वो ब्रिटेन हो, वो कोई भी देश हो। पूंजीवादी देश जो है ना, वो संकट की घड़ी, मतलब सबसे ज्यादा संकट की घड़ी थी उनके लिए। मतलब एकदम बेरोजगारी बढ़ने लगी, जीडीपी गिरने लगी, ठीक है, गरीबी बढ़ने लगी, सब तरफ हाहाकार है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया आपका पूरा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट, मतलब आज तक की सबसे बड़ी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक चली थी, और यही मित्रों कारण था जिसके चलते हिटलर का जन्म हुआ था। ये हिटलर का जन्म हुआ और हिटलर के जन्म के चलते ही दूसरा विश्व युद्ध का जन्म हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक कारण जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी को अपनी नए उपनिवेश बनाना था ना। तो पहला विश्व युद्ध जब अंत हुआ तो 1919 में एक वर्सेल्स की संधि हुई थी। तो जीते हुए देशों ने सोचा कि क्यों ना हम जर्मनी को मिलकर एक सबक सिखाएं ताकि इसकी कभी हिम्मत ना हो ऐसा युद्ध दोबारा करने की। तो जर्मनी को सबक सिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारी पेनल्टी लगा दी। सांठगांठ कर रहे हैं और जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगा दी इन्होंने, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हिटलर के ऊपर, मतलब जर्मनी के ऊपर पेनल्टी लगाई तो जर्मनी देता रहा उस पेनल्टी को। लेकिन जब 1929 में आर्थिक महामंदी आई तो हिटलर ने लोगों से यह बोलना चालू कर दिया कि यह हमारी जो वीमर रिपब्लिक थी, इसने वर्सेल्स की संधि पे हस्ताक्षर करके जो ये तैयार हो गया है कि वॉर पेनल्टी जर्मनी भरेगा, इस बात को मान के, इस बात पे हस्ताक्षर करके वीमर रिपब्लिक ने जर्मनी की नाक कटवा दिए, हम युद्ध की पेनल्टी क्यों दें। और ये पूरी चीजें जो हो रही हैं वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय मित्रों हो रही हैं।
अब जब क्राइसिस की घड़ी में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से गुस्सा खा के ऐसी बात बोलेगा तो जनता को उसकी बातें बहुत अपीलिंग नहीं लगेगी? आप मुझे बताइए, जनता को उसकी बातें लगेंगी ना कि हाँ यार, जर्मनी क्यों युद्ध की पेनल्टी पे करे? हिटलर ने यही कहा कि नहीं करनी है युद्ध की पेनल्टी, और एकदम संकट की घड़ी में हिटलर कह रहा है तो जनता को मजा आ रहा है कि हाँ हाँ तुम हमारे नेता हो। हिटलर कह रहा है कि जर्मनी की वीमर रिपब्लिक ने नाक कटा दी जर्मनी की, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको आपका खोया हुआ सम्मान लौटवाऊंगा। तो पूरी जनता मोटिवेट हो गई और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, बैकग्राउंड बना दूसरे विश्व युद्ध का यहीं से। तो ये ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ी घटना थी हिटलर के पीछे का। देख सकते हो आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे का प्रमुख कारण यह था कि हिटलर युद्ध क्षतिपूर्ति, पहले विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत नहीं होगा और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनेगी। तो ये तो एक हो गया वो। लेकिन मित्रों 1929 को अपन जब याद करें तो अपन को भारत के बारे में क्या याद आता है? जैसे 1929 के ग्रेट डिप्रेशन को अपन बात कर रहे हैं, आर्थिक महामंदी लिख देता हूं हिंदी में। आप कहेंगे सर लेकिन पढ़ा आप हिंदी के चैनल पे रहे हो, लिख आप अंग्रेजी में रहे हो। आर्थिक मंदी जो आई 1929 की, इस समय भारत में क्या चल रहा था 1929 में, 1930 में? 1929 में 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, एक तो यह हुआ था। और 1930 में आप लोगों को याद होगा 12 मार्च को 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, सिविनय लिख दिया मैंने, सविनय को। तो यह भारत में चल रहा था। जब आर्थिक महामंदी आई तो भारत में पूरी पृष्ठभूमि तैयारी हो रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग लोग भागीदारी देंगे अपना। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब दुनिया की आर्थिक महामंदी 1929 की भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भागीदारी को किस तरह से परिभाषित कर रही है, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो पूंजीवादी लोग थे भारत के, उस समय कुछ पूंजीपति भी हुआ करते थे भारत में। पता है आपको, ये पूंजीपति राष्ट्रीय आंदोलन से अभी तक नहीं जुड़े थे। 1922 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले एक आंदोलन किया था 1920 से 22 के बीच में, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ये लोग नहीं जुड़े थे। इन्होंने एक कमेटी का गठन करा था, एंटी नॉन कॉपरेशन कमेटी, मतलब हम कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विरोध में थे। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के विरोध में थे 1930 में, ये अब उसको सपोर्ट करने को तैयार हो गए, ये उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए। अब आप कहोगे कि सर इनका तो हृदय परिवर्तन हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि 1929 की आर्थिक महामंदी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। पूंजीपाती देश और पूंजीपति वर्ग मुंह की खा रहे थे, तो इनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन से जड़ने के अलावा। तो ये यहां पे आपको कनेक्शन होना चाहिए कि आर्थिक महामंदी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, तो इनको लगा कि अब तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भागीदारी देने में वो है। अब जैसे आप वर्कर्स की बात करोगे, कर्मचारियों की अगर आप बात करोगे, तो वर्कर्स को क्या लग रहा है? वर्कर्स उस समय दुनिया भर में छटाई चल रही थी वर्कर्स की, तो इनके पास पहले ही रोजगार कम था, तो इनकी भागीदारी थोड़ी सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम रही। किसानों की भागीदारी थी। अब हिंदू मुस्लिम एकता मित्रों एक सेपरेट डिबेट है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता असहयोग आंदोलन के तुलना में थोड़ी कम रही थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में खिलाफत का मुद्दा था, यहां कोई मुद्दा नहीं था, तो यहां पे हिंदू मुस्लिम एकता कम थी। ऐसा नहीं है मुसलमानों का बिल्कुल पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, क्योंकि खान अब्दुल गफर खान उत्तर पश्चिम में भारत में एक खुदाई खिदमतदार आंदोलन चला रहे थे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। तो इस तरीके से आर्थिक महामंदी भारत की पूंजीपतियों को यह बाध्यता क्रिएट कर रही है कि उनको राष्ट्रीय आंदोलन में आना पड़ेगा। और मित्रों मैं आपको एक बात बताऊं,
मैंने आपसे लेक्चर की शुरुआत में समाजवाद की बात करी थी। अब मैं उसी के बारे में आपको एक बात बताता हूं। देखो, पूंजीवाद का उल्टा है समाजवाद एक तरह से। तो जब पूंजीवादी देश मुंह की खा रहे हैं, तब लोगों को और लग रहा है कि यार पूंजीवादी मॉडल में दम नहीं है, हम तो समाजवाद की तरफ मुड़ चलते। तो आप समझने की कोशिश करो मेरी बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे जो बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आप उसको समझने का मित्रों प्रयास करें। मैं ये बोल रहा हूं कि 1920 से 30 के बीच में जो समाजवाद भारत में इतना पॉपुलर हुआ, उसके पीछे का कारण था कि पूंजीवाद मुंह की खा रहा था। और ये समाजवाद इसलिए, और ये समाजवाद उस समय नेहरू जी को काफी अपीलिंग लगने लगा, भगत सिंह को काफी अपीलिंग लगने लगा, क्योंकि पूंजीवादी देश तो मुंह की खा रहे हैं और समाजवाद भारत में बढ़ा, उसी के चलते उसको संविधान में भी जगह मिली फिर भारत में। तो यही मैं बोलता हूं कि आप घटनाओं को जोड़ के यदि देखने लग गए ना सिविल सर्विसेज की तैयारी में, आप 50% अपने जीवन की लड़ाई तो वैसे ही जीत जाओगे। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? कमेंट करके आप बताइएगा भी सही कि ये चीज आपको मदद कर रही है समझने में, हिस्ट्री एक विषय के तौर पे या नहीं। और मित्रों, मेरे को आज दूसरा विषय भी कवर करना था, लेकिन 1 घंटे की समय सीमा की वजह से मैं उसकी बात नहीं कर पा रहा, लेकिन कभी हम अलग से उस मुद्दे पे बात करेंगे। और मैं आप लोगों को जाने से पहले बस यही बताना चाहूंगा मित्रों कि थोड़ा जोड़ के देखें आप विषयों को। जैसे ज्योग्राफी की बात करता हूं, अब मित्रों हिस्ट्री इज अ रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफी। इतिहास जो है ना, वो ज्योग्राफी का नतीजा होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। इतिहास जो होता है वो ज्योग्राफी का नतीजा होता है। कोई देश कितना गुस्सेल होगा, कितना शांत होगा, ये उसके बीच की ज्योग्राफी तय करती है सर। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप किसी भी देश को उठा के देख लो, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो, मैं काफी बार पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, मैं दोबारा दूंगा। रशिया के ऊपर इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, लेकिन उसको इस तटीय सीमा का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये आर्टिक ओशन पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ है। तो इतनी बड़ी तटीय सीमा होने के बावजूद भी रशिया को फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा फ्रोजन है, पूरा बर्फ से जमा हुआ है। तो टिम मार्शल नाम के एक लेखक हैं, वो अपनी बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी के अपराधी। अब रशिया तो एक ज्योग्राफी का अपराधी बन के रह गया है ना, कि इतनी बड़ी उसकी तटीय सीमा होने के बावजूद भी उसको कभी भी आर्टिक ओशन में फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो पूरा जमा हुआ है बर्फ से। तो फिर वो व्यापार, इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद भी व्यापार उसका समुद्री क्षेत्र से हो नहीं पाता। इसलिए तो रशिया हमेशा चाहता था अफगानिस्तान पे चढ़ाई करके इंडियन ओशियन जो है उस रास्ते में आने का। क्यों चाहता है रशिया? क्यों वार्म वाटर में क्यों आना चाहता है रशिया? क्योंकि आर्टिक ओशन फ्रोजन है। तो अफगानिस्तान पे चढ़ाई करके, जब यूएसएसआर रशिया का पार्ट था 1979 में, तो वो इंडियन ओशन, कैरेबियन ओशन में आना चाहता था, ताकि यहां से तो व्यापार होगा नहीं, यहां से व्यापार हो। तो भैया, क्या रशिया की ज्योग्राफी ने इतिहास तय नहीं करा? अफगानिस्तान पे उसने चढ़ाई करी 1979 पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक सिविल सर्वेंट बनना है तो सिविल सर्वेंट की तरह सोचना भी तो पड़ेगा ना। और कोई बच्चा इस चीज को ऐसे जब अप्रोच और कारण के साथ याद करेगा तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। और हम मित्रों अनअकैडमी पे आपको इसी तरह से प्रिपेयर कराने की, तैयारी कराने की पूरी प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए, आपको निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। ठीक है। और इस हिंदी चैनल पे मुझे आप लोगों के लिए कोई नई सीरीज लाना चाहिए क्या, जिसमें मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए कुछ लेक्चर लूं, करंट अफेयर्स के ऊपर मुझे कुछ करना चाहिए क्या? तो आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन से जानने का इंतजार रहेगा। आप बताइए कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं और क्या दे सकता हूं। मैं निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए उन चीजों को लाने का, करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए तो मित्रों इतना ही। हमने 3 टॉपिक्स आज देखने का प्रयास करा। ठीक है, हमने अमेरिकी क्रांति से जोड़ के देखा चीजों को, प्रथम विश्व युद्ध से जोड़ के देखा, और फिर हमने मतलब देखा अगस्त घोषणा ब्रिटिश की। फिर हमने होम रूल आंदोलन, स्वराज के लिए बाल गंगाधर तिलक को पता लग गया स्वराज तो देंगे नहीं, कॉलोनी के मुद्दे पे हो रहा है। तो फिर उसके बाद 1929 की आर्थिक महामंदी, और कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की भागीदारी इससे तय हो रही थी, और कैसे भारत में समाजवाद का मॉडल
उस समय ज्यादा लोगों को अपीलिंग लग रहा है क्योंकि पूंजीवाद मुखी खा रहा है। भाई साहब, आपको मैं एक बात और बता दूं जाते जाते, रशिया के जोसेफ स्टालिन ने उस समय पंचवर्षीय योजना करी लॉन्च। भारत में जो पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद नेहरू जी ने लॉन्च करी, वो 1920 से 30 के बीच में जोसेफ स्टालिन ने लॉन्च करी थी। तो उसकी प्रेरणा मिल रही है कि देखो पूंजीवादी देशों में कुछ नहीं रखा है, ये देखो इस प्रकार के मॉडल से अपन को चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।